नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है वर्ल्ड वॉच का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी और वर्ल्ड वॉच में बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा मिडिल ईस्ट और वहां पर जारी संघर्ष की एक बड़ी खबर। सबसे पहले जानिए, अमेरिकी हमले में फोर्डो प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने जो लगातार बम बरसाए ईरान में, उससे जुड़ी अपडेट आपको हम दे दें। न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद नहीं थे ज्यादा यूरेनियम। ईरान ने कहा कि अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। हमले के बाद अमेरिकी शहरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने अपना यूरेनियम वहां से हटा लिया था, इसलिए उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सही टारगेट हिट किए हैं और टारगेट करने के बाद में उनके सभी विमान जो है वो सुरक्षित वापस लौट आए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इन बड़ी खबरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में किस प्रकार का संघर्ष छिड़ा हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद नहीं थे ज्यादा यूरेनियम, ये बातें कही गई हैं। लेकिन बता आपको ये दें कि अमेरिकी हमले में फोर्डो प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। सिलसिलेवार 3 जगहों पर जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने बम बरसाया, उससे जुड़ी जानकारियां। ईरान और इजराइल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला बताया अमेरिका ने। हमला भारतीय समय अनुसार आज रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित भी किया। देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ईरान शांति कायम नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। देखिए, ईरान पर हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशुक्यान से भी बात की है कि ये भी जानकारी आपको दे दें। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने के लेकर गहरी चिंता जताई है। इस हमले से भड़का ईरान है और अमेरिका का गुस्सा इजराइल पर वो उतार रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मतलब अमेरिका ने जब हमला किया तो बौखला गया ईरान और उन्होंने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इजराइल ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स और 8 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चर्स को एक तरीके से जारी किया और ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून को गंभीर उल्लंघन भी बताया। ब्रिटेन ने ईरान पर अमेरिकी हमले का समर्थन भी किया है। लेकिन बाकी दुनिया किस प्रकार से देख रही है वो जरा समझिए। ओमान, कतर, पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड और लेबनान ने संवाद और कूटनीति की अपील की है। यमन में हुती विद्रोहियों और हमास दोनों ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी हमलों पर चिंता जताई है। यानी इजराइल ईरान संघर्ष से एक बार फिर से दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी वैश्विक व्यवस्था और रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या अमेरिका, इजराइल मिलकर किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहे हैं? क्या यह बड़ा सवाल है। क्या ये हमला रूस, चीन, ईरान धुरी को तोड़ने की एक पश्चिमी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या ईरान अब रूस और चीन की खुली गोद में चला जाएगा, जिससे एक नया रणनीतिक ब्लॉक बनेगा? क्या यह हमला वैश्विक सत्ता का ध्रुवीकरण बढ़ाएगा? एक ये भी सवाल है, जिससे दुनिया अब 2 खेमों में बटेगी। क्या भारत जैसे उभरते राष्ट्र को अब नॉन अलाइन नीति छोड़कर स्पष्ट पक्ष लेना पड़ेगा? कुछ इन्हीं गंभीर विषयों पर गंभीर सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ आज हम चर्चा भी करेंगे। हालांकि अमेरिका ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बमबारी की, जवाब में ईरान बौखला। ईरान ने इजराइल को टारगेट किया और लगातार इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। लेकिन इन सब के बीच में पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, यूएस पर टिकी हुई है कि आखिर अब किस प्रकार से यहां से चीजें आगे दिखाई देंगी। हमारे साथ 2 मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं इस बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात करने के लिए। राकेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। राकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। समय देने के लिए आपका आभार। सोमशेखर जी हैं, पूर्व राजनयिक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सोमशेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समय देने के लिए आपका भी विशेष आभार। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अमेरिका ने एंट्री मारी है मिडिल ईस्ट में, जिस प्रकार से उन्होंने बम बरसाया, उसके बाद में ईरान बौखलाया, उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया, धमकियां वो अमेरिका को भी दे रहा है। किस तरफ जाता आप देख पा रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के संघर्ष को? राकेश जी। देखिए,
ईरान के साथ अब अमन भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका के कई जो मिडिल ईस्ट में ठिकाने हैं, जहां पे उसकी एयरफोर्स है, जहां पे उसकी आर्मी डिप्लॉयड है, उसके ऊपर भी ईरान अटैक कर सकता है जी। क्योंकि ईरान पलटवार करेगा ही करेगा। और अमेरिका ने इसकी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, अपने विमानों को हटाना मिडिल ईस्ट से शुरू कर दिया था, सेफ प्लेस पे भेजना शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध का रुझान है, मैं नहीं कहता हूं कि संकेत है, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक खेमा ईरान की तरफ जा रहा है, दूसरा इजराइल और अमेरिका की तरफ। तो इसको संभालने की जरूरत है। और पीएम मोदी ने आज ईरानी राष्ट्रपति से बात की और मौजूदा हालत पे चिंता जताई, और इस हालत को संभालने की जरूरत है और दुनिया को बचाने की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ राकेश जी। हमारे साथ सोमशेखर जी में पूर्व राजनयिक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सोमशेखर जी, क्या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी जा रही है क्या? जिस प्रकार से ये समीकरण आपने देखे हैं, पहले बातचीत से मसले हल करने की कोशिश अमेरिका ने की, लेकिन जब चीजें नहीं बन रही थी तो वो भी हमले में कूद पड़ा, उसने भी अटैक्स किए, और अभी जो चीजें आप देख रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी सोमशेखर जी? नमस्कार जी सबको। नमस्कार सर। हाँ, मुझे ऐसे तो नहीं लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एकदम मतलब जो आने का उम्मीद है, ऐसे तो नहीं है। देखिए, चाइना और रशिया जो है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने का कोई चांस नहीं है। तो जो चाइना और रशिया ही है जो अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में सबसे जो पावरफुल नेशंस जो है, ये दोनों है। और ब्रिटेन तो पहले से ही जो है यूएस के साथ में, जो भी नाटो कंट्रीज है वो तो यूएस के साथ ही रहेगा। और जो बाकी जो गल्फ में जो कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज है, वो सारा मोस्टली अमेरिका के साथ ही है, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस अलाइज है ये सब। और फिर आ गया इंडिया जो है, एक इंडिया को इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन है, ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी अच्छा रिलेशन है। वो जो रिसेंटली कुछ रिंगल्स हुआ है, बट अच्छा रिलेशन है अमेरिका के साथ भी। सो तो हम हमारे जो पिवट से तो हम इधर उधर कुछ ज्यादा मूव होने का चांस नहीं है। तो ऐसे स्थिति में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने का कुछ संभावना इमीडिएटली तो मैं देख नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक तो वो है, और दूसरा ये कि अभी जो है अमेरिका के इंटरवेंशन से क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होने वाला है दूसरे एरियाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो संभालने वाला चीज है, जो थ्रेट है, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान अभी रिटालिएटरी अटैक्स कर रहा है जो है इसराइल के ऊपर। अगर अमेरिकन बेसिस को वो टारगेट करेंगे, अगर अटैक करेंगे और फर्दर एस्केलेशन होगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर उधर से जो नेविगेशन जो है बंद हो जाएगा, उस सिचुएशन में, ऐसे एक स्थिति में भारत को जो है उसका जो आर्थिक एरियाज में, ट्रेड एरियाज में इंडिया के लिए चैलेंज है। तो ऐसा है सिचुएशन। राकेश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिख रही है? यहां से एक तरफ इजराइल, यूरोप, अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई। और रशिया ने और चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और इवन चाइना से जो युद्ध सामग्री लगातार ईरान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो इजराइल बिना अमेरिकन सपोर्ट के अटैक नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो पूरी प्लानिंग है अमेरिका उसके पीछे है। और जो कल रात अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा है, इसके परिणाम बड़े दुर्गामी हुए। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान अब अटैक करेगा अमेरिकन बेस का, वो सैबोटेज करेगा। नहीं, इसकी संभावना आपको दिखती है क्या सर कि अमेरिका के ऊपर ईरान हमला करने की स्थिति में है? क्या वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है? आपको लग रहा है इसकी संभावनाएं हैं? डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, बट इनडायरेक्ट अटैक करेगा। उनके जो शिप्स हैं, जो नेवल शिप्स है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और एक चीज मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अमेरिकन दे हेट्स कि उनके यहाँ सोल्जर की बॉडी है, और
एक बड़ा बवाल अमेरिका के अंदर भी होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं देख रहा था एक सांसद का, अमेरिकी सांसद का वक्तव्य कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ट्रंप का कि ट्रंप जानबूझ के इस युद्ध में कूद पड़े हैं, जबकि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे शांति दूत हूं, मैं पूरी दुनिया में समझौता करा रहा हूं। और भारत पाकिस्तान के मामले में उनकी तो बड़ी किरकिरी हुई है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और अब इस युद्ध के कारण अमेरिका में भी ट्रंप की हालत कमजोर होगी और इसके साथ साथ खेमा बनता नजर आ रहा है। ये युद्ध कितने दिन चलेगा, ईरान युद्ध में कितने दिन टिकेगा, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड। ठीक है, आप बने रहेगा। सोमशेखर जी भी हैं। सोमशेखर जी, आपको लग रहा है क्या कि अब पश्चिम एशिया में भी एक पावर वैक्यूम जनरेट होता है? आपको दिखाई दे रहा है? एक चीज ये, क्या दो खेमों में दुनिया बढ़ती आपको दिख रही है? क्योंकि हालांकि रूस और चाइना ने उस प्रकार से समर्थन नहीं दिखाया ईरान का जिस प्रकार से इजराइल का अमेरिका ने दिखाया है, वो प्रत्यक्ष रूप से खुद युद्ध में कूदा है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका, इजराइल, यूरोप बनाम रूस, ईरान और चीन ये एक साथ दिखाई देंगे? ऐसे है कि जो जैसे आपने पहले जो सवाल उठाया कि पश्चिम एशिया में क्या इसमें जो है एक क्या चेंजेस होगा, जो पावर वैक्यूम दिखाई देगा कोई? हाँ, तो ये ऐसा है आशीष जी। देखिए, ईरान में अगर एक रेजिम चेंज आता है तो जो है जो पूरे उधर का जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। अभी कितने दूर है या कितने पास है रेजिम चेंज से, वो तो अगले आने वाले दिन ही जो है वो बताएगा कि ऐसे कुछ संभावना है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कई डिकेड से, कई साल से अमेरिका और इसराइल इसी चीज के लिए अपने डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी उनके जो मैन्यूवर्स थे, इसके लिए काफी टाइम से ये चल रहा है कि रेजिम चेंज हो जाए। अभी इस वक्त जो है उनके लिए जो है रेजिम चेंज कराने का भी एक अवसर है, लेकिन वो कितना हो पाएगा वो देखना पड़ेगा। मतलब जो डिपेंड करेगा कि जो ईरानियंस कितना जो सपोर्ट देंगे उनको, जो उनके सुप्रीम लीडर को, और सुप्रीम लीडर उधर ही कंटिन्यू होगा या क्या है। जो अमेरिकन थ्रेट्स और इसराइली थ्रेट्स कुछ इसमें जो है जो कर पाएंगे वो कुछ उसके रिलेटेड, तो इसमें सब जो है उसमें डिपेंडेंट है। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जो रशिया और चाइना की बात है, ये दोनों राज्य, रशिया तो यूक्रेन में इतना डीपली इन्वॉल्व है कि, और उनके जो है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस भी जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी जो है कमजोर हुआ है। रशिया इस कंडीशन में नहीं है कि एक ओपनली इस वार में कूदने का। ठीक है राकेश जी, अभी सूचना ये मिल रही, खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री रशिया जा रहे हैं। इसको किस प्रकार से देखा जाए? और ईरान का ये कहना कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब डिप्लोमेसी का कोई विकल्प नहीं बचता है। किस प्रकार से देखे ईरान के इस रुख को, राकेश जी? आशीष जी, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं। अगर आप ईरान की मानसिकता देखें, ईरान की भौगोलिक स्थिति देखें और जो पुराना इतिहास देखे, तो ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। और जो अमेरिका सोच रहा है कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इसमें अमेरिका का अपना खुद का हित है। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स सप्लाई भी दे रहा है, लेकिन रशिया खुद यूक्रेन के साथ घिरा हुआ है। तो रशिया की मजबूरी है कि वो खुल के इस युद्ध में नहीं आ सकता। जहां तक चाइना का सवाल है, मैंने पीछे भी कहा है कि चाइना पर्दे के पीछे से हमेशा चाइना काम करता है। तो चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करेगा, लेकिन खुद खुल के मैदान में अमेरिका के खिलाफ नहीं आए, क्योंकि वह अमेरिका के हाथों अपने जो अमेरिका के हाथों अपने सैनिक पावर जो है चीन की, वो बहुत ही कमजोर है। चाहे उनकी सेना हो, चाहे उनकी वायुसेना हो या नौसेना हो, अमेरिका के सामने बौना साबित होगा। तो हमेशा पीछे से पर्दे के पीछे रहेगा, पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेगा, आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई करेगा। और चाइना एक बिजनेसमैन, वो इस मामले में अपने आप का फायदा निकालना चाहिए। अब हम भारत की बात करें, भारत के लिए इजराइल एक नेचुरल लड़ाई है, हमारा दोस्त है, लेकिन ईरान से भी हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, मजबूत हैं, व्यापार भी।
तो भारत किसी भी हाल में नहीं, इसलिए मैंने आपसे पहले ब्रेक पर जाने से पहले राकेश जी ये समझने की कोशिश की थी कि ये जो नॉन अलाइन वाली पॉलिसी भारत की रही है, क्या इसी पर भारत कायम रहने की स्थिति में है या चीजें बहुत स्पष्ट इनको भी करनी पड़ेगी अगर दो धड़ों में चीजें बढ़ती हैं तो? क्योंकि तेल से लेकर ट्रेड तक सब कुछ डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हमारा जो है इजराइल से भी अच्छे संबंध रहे हैं और ईरान से भी। राकेश जी देखिए, भारत तटस्थ रहेगा और जहां तक मेरी सोच है, इजराइल हमेशा से भारत को सपोर्ट किया है। अगर और सिंदूर में भी देखेंगे तो चाहे आर्म्स एम्यूनिशन से हो, चाहे हमारे स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट से हो, चाहे सैटेलाइट सपोर्ट से हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। ईरान कभी भी भारत के साथ नहीं खड़ा रहा है। ईरान भारत के साथ कभी खड़ा नहीं रहा है और ईरान से हमारी दोस्ती केवल बिजनेस को लेके है, तेल को लेके है। अगर हम कश्मीर मुद्दे पे भी देखें तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। तो हमें खुल के इजराइल के साथ होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार की क्या नीति होगी इसके ऊपर, जो मुझे समझ में आता है कि भारत भी चाहे आर्म्स एम्यूनिशन के तौर पे हो, रॉकेट लॉन्चर के तौर पे हो, या उनको सैटेलाइट लिंक से मदद करने की बात हो, इजराइल को भारत सरकार मदद कर रही होगी, भारतीय सेना मदद कर रही होगी और करना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमारा नेचुरल अलाई है, हमारे साथ खड़ा होता है और हमारे हर एक जंग में हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों का। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर किस प्रकार का क्या नजरिया होना चाहिए हिंदुस्तान का, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका इजराइल मिलकर किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन क्या ये मामला रूस, चीन और ईरान एक नई धुरी की तरफ बढ़ेंगे और इस दूरी को तोड़ने की एक पश्चिम भू राजनीतिक रणनीति का भी एक हिस्सा है? इन सभी पहलुओं पर बातचीत बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इस पर एक चर्चा की। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।